क्या हाल है बच्चा पार्टी। मेरा नाम है उदय प्रताप सिंह और मैं हूं तुम्हारा मैथ्स वाला भैया। मैं जानता हूं यार तुम्हारे स्कूल में मैट्रिसेस चैप्टर हो गया है और तुम्हें इसकी रिवीजन करने में बहुत दिक्कत आती है। भैया समझ में ही नहीं आता। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाते हैं तब जाके हम फॉर्मूलाज भूल जाते हैं, तब हम थ्योरम्स भूल जाते हैं। भैया बार बार इतने सारे कॉन्सेप्ट एक चैप्टर के अंदर, भैया दिमाग खराब हो जाता है। इसी सोल्यूशन को मैं तुम्हारे लिए लाया हूं इस छोटी सी वीडियो के फॉर्म में, जो एक रैपिड रिवीजन है हमारे मैट्रिसेस चैप्टर की। बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस हम यहां पे नहीं करने वाले हैं, बट उसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए सेशंस लाता रहूंगा। अगर तुम चाहते हो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के सेशन लाऊं, लंबे लंबे वीडियोस लाऊं, वन शॉट्स तुम्हारे लिए लाऊं इन सारे चैप्टर्स के, तो मुझे बस वीडियो के नीचे एक वर्ड देखना है जो हमारा नारा बनेगा आज से, जो है चमका। मिशन हम सबका सेम है, तुम्हारा और मेरा, क्लास 12th बोर्ड्स में टॉप करने का, और उस मिशन को शुरू हमने आज कर दिया है इस चैप्टर की रैपिड रिवीजन के साथ। बस ये वीडियो देखना, चाहे 10 बार देखो, 20 बार देखो, जब भी मैट्रिसेस स्टार्ट करो अपना नियम बना लो, पहले 1 मिनट में रैपिड रिवीजन कर लूंगा, कॉन्सेप्ट फिक्स कर लूंगा, फिर क्वेश्चंस पे कूदूंगा। ये वीडियो तुम्हारे ऐसे हेल्प करेगी और तुम्हारे बोर्ड्स में नंबर बूस्ट करेगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। हर एक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के अंदर है वो सब तुम्हें यहां पे मिल जाएगा। शुरू करते हैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ। भैया जो है भैया मैट्रिसेस, क्या ये मैट्रिसेस होता क्या है यार? एलिमेंट्स को कलेक्ट करने के तरीके को मैट्रिसेस बोलते हैं। बेसिक बेसिक बातें जो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में लिखी होती है, इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। जो बीच बीच में एलिमेंट लिखे हैं इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं हम एलिमेंट्स। इस तरीके के जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स लिखे होते हैं इनको रोज बोलते हैं। ये एक रो है, ये 2 रो है, ये भैया हमारे पास 3 रो है, इनको रोज बोलते हैं। और वैसे ही जब हम ऐसे काउंट करते हैं तो इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। सी फॉर क्लाउड, सी फॉर कॉलम, क्लाउड ऊपर की तरफ होते हैं तो वर्टिकल, ठीक है। यहां पे तुम्हारी रोड, हॉरिजॉन्टल रोड होती है तुम्हारे पास, आर से हॉरिजॉन्टल और आर से रोड और हॉरिजॉन्टल होगी। ये हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल रोज कॉलम ऐसे याद हो जाएंगे। रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2। अब हर एलिमेंट का अपना एक फिक्स एड्रेस होता है जो उसके रो नंबर और कॉलम नंबर से डिफाइन होता है। जैसे यहां पे A11 है तो इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 1 है। इसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2 है। इसका रो नंबर भी 2 है, कॉलम नंबर भी 2 है। मैं कुछ नहीं देखूंगा, ये एलिमेंट पे उंगली रखी, भैया 3 लिखा है 1 लिखा है, रो नंबर 3 है, कॉलम नंबर 1 है। देखो रो नंबर 3, कॉलम नंबर 1। तो इस तरीके से तुम किसी भी एलिमेंट का एड्रेस लिख सकते हो, उसको हम लिखते हैं AIJ, जहां पे तुम्हारा I होता है रो और तुम्हारा बच्चा पार्टी J जहां पे होता है कॉलम। सिंपल सीधी बात। यहां पे तुम्हारी मैट्रिक्स के नीचे एक छोटी सी चीज लिखी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये 3x2 तुम्हारी मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जहां पे हम सबसे पहले लिखते हैं नंबर ऑफ रोज इन द मैट्रिक्स और लिखते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। जैसे यहां पे 3 रो है तो 3 रोज और 2 कॉलम है तो 2 कॉलम, 3x2 हमारा ऑर्डर बन के आ गया। सिंपल सीधी बात, इजी पीजी, बहुत बढ़िया। फिर हमारे पास आती है मैट्रिसेस की जनरल फॉर्म। इस तरीके से मैट्रिक्स होती है, अब तुमने देख ही ली है। यहां पे M×N की फॉर्म में यहां पे रोज और कॉलम्स डिफाइन होते हैं, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब अगर हमें निकालना है एक मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो उसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जहां पे m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम्स है, हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा m इनटू n। जैसे यहां पे 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा भैया? 3x3। अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे भैया? 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 9 निकल के आएंगे। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स निकाला करते हैं। ये एक और फॉर्म है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की, AIJ, और यहां पे ऑर्डर लिख दो, समझ में आ जाएगा कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का नाम क्या है जो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। सिंपल सीधी चीज, एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से और मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से। ये जनरल फॉर्म हो गई भैया, बहुत इजी बहुत इजी। इसमें क्या है भैया? अब भैया बहुत टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है भाई, बहुत सारे टाइप ऑफ मैट्रिक्स सिलेबस में। ये मैट्रिक्स, बहु मैट्रिक्स, सारे टाइप से एक बार बढ़िया से चमका लेते हैं। पहला टाइप हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स का। कॉलम मैट्रिक्स मतलब भैया, भाई नाम में ही कॉलम है तो वही इसका काम है। जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम हो, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम हो, वैसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। जैसे अगर तुम यहां पे एक मैट्रिक्स देखो, इस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक कॉलम है, देखो ये कॉलम 1, रो देखो कितनी है, रो 1 2 3 4 5, 5 रो है लेकिन एक ही कॉलम है, तो हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। 1 2 3 4, अरे अच्छा 3/2 है, देखा फंस गया, 3/2 3/2। यहां पे हमारे पास 4 रोज है और एक कॉलम है, तो ये कहलाएगी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, अगर किसी मैट्रिक्स के पास एक ही कॉलम होगा तो क्या मैं M×N को ऐसे नहीं लिख सकता? M×1, नंबर ऑफ कॉलम्स को हमेशा 1 ही लिखूंगा। तो जब भी तुम कोई कॉलम मैट्रिक्स देखोगे उसका ऑर्डर तुम्हें हमेशा M×N की फॉर्म में दिखाई देगा। जैसे यहां पे दिखाई दे रहा है 4x1, सिंपल सी चीज। सिमिलरली तुम्हारे पास होती है एक रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नाम में ही काम है भैया, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो हो, जिस मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो हो, वैसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब भैया सिंपल सी बात है, अगर एक ही रो होगी तो क्या मैं M×N को 1×N नहीं लिख सकता क्या भैया? बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिखो 1×N लिखो, ठीक है। सिंपल सीधी बात है, समझ में। जैसे यहां पे एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स
के पास सिर्फ एक रो है, लेकिन कॉलम देखो कितने हैं, 1 2 3 4 और रो सिर्फ एक, तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 4। तो जब भी कोई रो मैट्रिक्स देखोगे उसका ऑर्डर तुम्हें 1 क्रॉस n की फॉर्म में दिखाई देगा। सिंपल, काम खल्लास। उसके बाद हमारे पास आती है बच्चा स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चा अगर किसी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हें सेम दिख जाए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तुम्हें एकदम सेम दिख जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे अगर मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स दिखाऊं, ये इसमें रोज कितने हैं भैया, ए कॉलम कितने, 1 2 3, रोज कितने, 1 2 3, तो भैया 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स हमारी हुई एक स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हमेशा भैया m क्रॉस m की फॉर्म का ही होगा, जहां पे भैया क्योंकि भैया m हमेशा n के इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होंगे। तो यूजुअली जब हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं हम दोनों वैल्यूज नहीं बताते, हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्यों? क्योंकि पता ही है ऑर्डर एक ही नंबर चाहिए, m और n तो इक्वल ही है। सिंपल सीधी बात। इस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में हम पक्का करेंगे। बहुत मन कर रहा है कराने का मेरा, ठीक है रुक जाते हैं, थोड़ा मन को रोकते हैं, प्रैक्टिस सेशन में करेंगे आराम से, अभी ये तुम्हारे रिवीजन के लिए। फिर तुम्हारे पास आता है बच्चा डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स में बहुत कंफ्यूजन होती है। डायगोनल मैट्रिक्स, सिर्फ मेरी बात सुनना और कुछ मत सुनना, कंप्लीट हो जाएगी डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होते हैं। बात खत्म, बात खत्म। ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और कोई इसमें डेफिनेशन नहीं है, प्लस उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। दो कंडीशन होती है डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए, एक वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी उसके डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। जैसे ये मैट्रिक्स देखो, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भैया, है ये, इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है, डायगोनल होता है, डायगोनल होता है, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स तुम्हारे पास जीरो होने चाहिए। सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में कोई भी वैल्यू चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात याद रखना, अगर मैं तुम्हारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स दे दूं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी? भैया बिल्कुल होगी। यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों भैया? डायगोनल मैट्रिक्स होने की दो कंडीशन थी, स्क्वायर मैट्रिक्स होना। क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ भैया एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है? हाँ जी भैया नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। तो हमें डायगोनल एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल एलिमेंट्स चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों कंडीशन ये फॉलो कर रही है, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स को, अब याद रखना डायगोनल एलिमेंट्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए आई जे, जहां पे i इज इक्वल टू जे हो, यानी a11 a22 a33 ऐसे एलिमेंट्स तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। और अगर मैं बोलूं ए आई जे, जहां पे i नॉट इज इक्वल टू जे है, तो ऐसे एलिमेंट्स तुम्हारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे a12 a21 चेक कर लेना भर के, तुम्हारे वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स निकल के आएंगे। देन हमारे पास आती है बच्चा पार्टी, देखो लिखा भी है, ठीक है, मैट्रिक्स गेम वेयर bij इज इक्वल टू 0 फॉर i नॉट इज इक्वल टू जे, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। पढ़ बाद में लेना आराम से, ये मैं नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, इसीलिए मैं डिटेल लाया हूं, बाकी अभी सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान दो। अब आती है स्केलर मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो। बात खत्म, यानी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, हो गई। एक एक्स्ट्रा कंडीशन कि इसके डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 5 हो चाहे -2 हो चाहे √2 हो चाहे -π हो चाहे पाई हो चाहे 22/7 हो चाहे हमारा e हो, कुछ भी हो, sin थीटा हो sin x हो, आई डोंट केयर, तुम्हारे डायगोनल के एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स हो गए स्केलर मैट्रिक्स। काम खत्म बाय, बहुत इजी। फिर हमारे पास आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर एक और मैट्रिक्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, लेकिन ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट 1 हो। ध्यान से देखो, क्या ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। क्या डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। लेकिन डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 होंगे तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलेंगे अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी मैं लिख सकता हूं ए आई जे शुड बी इक्वल टू 1 फॉर i इज इक्वल टू जे। अगर i इज इक्वल टू जे होने पे, यानी डायगोनल एलिमेंट होने पे ए आई जे 1 आ रहा है, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी भैया। वेरी इजी, वेरी इजी। फिर आता है जीरो मैट्रिक्स, है जिसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो, उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अब एक बहुत प्यारी तुम्हें चीज बताता हूं, बाद में काम आएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैट्रिसेस की दुनिया का 1 समझना,
ये समझोगे तो बहुत काम आएगा। ये मैट्रिसेस की दुनिया का वन है। जीरो मैट्रिक्स मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। जैसा नॉर्मल कंडीशंस में जब हम नंबर से खेलते हैं तो जीरो जो काम करता है वो जीरो मैट्रिक्स काम करेगी। नॉर्मल कंडीशंस में जैसा वन काम करता है वैसा ही यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स काम करेगी। तुम्हें मल्टीप्लिकेशन में समझ में आएगा। ध्यान रखना, मैट्रिसेस की दुनिया का वन है, ये मैट्रिसेस की दुनिया का जीरो है। दैट्स ऑल। फिर हमारे पास दो टाइप्स और होती हैं। एक होता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और उसके अंदर दो क्लासिफिकेशन होती है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। अपर है तो नीचे वाले मान लो, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। एक ट्रायंगल बना रहे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब इसको लिखते कैसे हैं? aij इज इक्वल टू जीरो फॉर आई ग्रेटर देन जे। समझ के देखना, ये एलिमेंट तुम्हारा क्या है भैया? ये एलिमेंट है मेरा a21, तो देखो आई ग्रेटर देन जे है भैया। ये एलिमेंट तुम्हारा क्या है भैया? ये एलिमेंट है मेरा a31, देखो आई ग्रेटर देन जे है। ये एलिमेंट क्या है भैया? ये एलिमेंट है मेरा a32, तो आई ग्रेटर देन जे है। तो जिसमें भी एलिमेंट्स के आई ग्रेटर देन जे होंगे, यानी एक तरीके से हम यही बोल रहे हैं कि डायगोनल के नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे जीरो होंगे इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहां पे आती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हो। अब ध्यान से देखो, ये एलिमेंट क्या है तुम्हारा भैया? ये एलिमेंट है a12। अब ध्यान से देखो, 1 इज लेस देन 2, यानी भैया i इज लेस देन j। तो जहां पे भी तुम्हें i लेस देन j दिखे जिस एलिमेंट का, वो एलिमेंट जीरो होगा। ये इसको हम मैट्रिसेस की भाषा में बोलते हैं। वरना हमारी सीधी साधारण देसी भाषा में बोले तो डायगोनल वा के ऊपर के सारे एलिमेंट्स को जीरो कर दीजिएगा भैया। तो ऊपर के जीरो करे हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, देसी ट्रिक, सिंपल चीज। नहीं तो मैट्रिसेस की भाषा में aij इज इक्वल टू जीरो फॉर आई लेस देन जे, रो नंबर शुड बी लेस देन कॉलम नंबर। बात खत्म। ये भी देख लेना, ये कौन सा एलिमेंट है? a13, आई लेस देन जे। ये कौन सा एलिमेंट है तुम्हारा? a23, आई लेस देन जे। ठीक है, बात खत्म। फिर बढ़ते हैं आगे, हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। भैया दो मैट्रिसेस को इक्वल कब बोला जाता है? बच्चा पार्टी, दो मैट्रिसेस को इक्वल तब बोला जाता है जब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं। अगर दो मैट्रिसेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उसको हम बोल देंगे इक्वल मैट्रिक्स, और ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मैं बोलूं ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इस एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा इस एलिमेंट के। सेम एड्रेस वाले एलिमेंट्स, इस एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा इस एलिमेंट के, इस एलिमेंट को इक्वल होना पड़ेगा इस एलिमेंट के। अगर ये हो रहा है तो तुम्हारी दो मैट्रिसेस इक्वल है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस ऐसे दिखाई जाती है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है भैया? ये चीज काम कहां आती है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस में काम आती है। अब मैं क्वेश्चन करा नहीं सकता, रिवीजन करानी है, बट थोड़ा दिखा तो सकता ही हूं। जैसे अगर मैं बोलूं ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, पहली चीज तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्यों सेम होना चाहिए? वरना एलिमेंट्स सेम नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो तुम्हारे x+3 को a11 को b11 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी x+3 को 0 होना पड़ेगा। तुम्हारे a-1 को -3 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी तुम्हारा a-1 इक्वल होगा -3 के। तुम्हारे z+4 को इक्वल होना पड़ेगा 6 के, यानी z+4 इक्वल होगा 6 के। तो इनको इक्वल करो और यहां से x, z, y, b सबकी वैल्यू निकाल लो। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में देखे जाते हैं कि एलिमेंट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करा, अपनी x, z, y वगैरह की वैल्यू निकाल ली, सारे वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, जैसे अगर मैं करके दिखाऊं तो मेरे पास होगा भैया 2y-7 शुड बी इक्वल टू 3y-2। तो यहां पे लिख दो, अपना लिखा ही होगा वैसे, यहां पे लिख दो 2y-7 इज इक्वल टू अपना 3y-2। सॉल्व करोगे y की वैल्यू -5 निकल के आएगी, तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। ऐसे काम आती है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आती है। फिर आती है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। पीछे जो लिखा है उसको भूल जाओ, ये तुम्हारी रिवीजन के लिए मैंने दिया है। मेरी बात सुनो, दो मैट्रिसेस को हम तब ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहली चीज, ऑर्डर सेम होना चाहिए दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी चीज, मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उनका ऑर्डर चेंज नहीं होता। मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। बहुत काम आएगी इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन कराऊंगा। ऑर्डर चेंज नहीं होगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं होगा। पहली चीज तो ये। अब ऐड सब्ट्रैक्ट करते कैसे? कुछ भी नहीं करना, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना, ये सब भूल जाओ। यहां पे देखो, जैसे a11 को ऐड करोगे b11 से, a12 को ऐड करोगे b12 से, a13 को ऐड करोगे b13 से। देखो 11 + 1 1, 12 + 1 2, 13 + 1 3, 21 + 2 1, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते चलो, तुम्हारी मैट्रिसेस ऐड होती चली जाएंगी। सिमिलरली कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते चलो। जैसे क्वेश्चन से कराता हूं, तुम्हारे पास दो मैट्रिसेस है, एक मैट्रिक्स है तुम्हारे पास a, ये एक मैट्रिक्स है b।
नोटिस करो दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होगा और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है उसका ऑर्डर भी सेम होगा, चेंज नहीं होगा। अब देखो -1 को माइनस करेंगे 0 से तो -1 -0, 2 को माइनस करेंगे -4 से, समझ में आ रहा है, यानी 6। फिर हम जीरो माइनस करेंगे ना, माइनस माइनस प्लस, 0 को माइनस करेंगे 3 से यानी -3, 0 को माइनस करेंगे 9 से यानी -9, 3 को माइनस करेंगे अपना -4 से यानी 4 + 3 7, 6 को माइनस करेंगे -3 से यानी 6 + 3 9। तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को A11 को B11 से, A22 को B22 से माइनस करते चलो या सब्ट्रैक्ट करते चलो, तुम्हारी एडिशन सब्ट्रैक्शन सॉर्टेड है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। फिर हमारे पास आता है बच्चा पार्टी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते वक्त तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, बट एक बार रीड कर लेते हैं। देखो अगर तुम A + B कर रहे हो तो तुम B + A भी कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता दोनों मैट्रिसेस का। एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है यहाँ पे, A + B करो बाद में C से ऐड कर दो, या पहले B + C कर दो बाद में A से ऐड कर दो, कैसे भी ऐड कर दो फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स होता है, सिंपल सी चीज है। अगर तुम किसी A मैट्रिक्स को एक जीरो मैट्रिक्स से ऐड करोगे या एक जीरो मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से ऐड करोगे तो वो वैल्यू तुम्हें सेम ही लाके देगा। एग्जिस्टेंस ऑफ तुम्हारे पास एक होता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब एक मैट्रिक्स लो उसके सारे एलिमेंट को नेगेटिव कर दो। जैसे अगर मैं बोलूं 1 2 -1 और 3, ये मान लो तुम्हारी एक ए मैट्रिक्स है, तो -A मैट्रिक्स कुछ नहीं होगी, अंदर के सारे एलिमेंट का साइन चेंज कर देंगे, -1 -2, यहां पे क्या है -1 था तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, कुछ भी नहीं करा, एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दिया, हमारे पास इनवर्स वो निकल के आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है, ये नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। अब इन दोनों मैट्रिसेस को अगर तुम ऐड करोगे तो नॉर्मल सी बात है भैया, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 1 + 1 + 1 0, 3 - 3 0, तो तुम्हारे पास एक जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगी। यही ये कह रहा है कि अगर अपनी मैट्रिक्स को ही तुम उसके नेगेटिव से ऐड कर दोगे तो जीरो मैट्रिक्स निकल के आएगी। कैंसिलेशन लॉ में तुम्हें थोड़ी देर में कराता हूं, 2 मिनट उसको रोक के रखना। फिर हमारे पास आते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर विद अ मैट्रिक्स। कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर मैं तुम्हें एक स्केलर नंबर दे दूं, जैसे 2 दे देता हूं, 2 दे दूं, और मैं तुम्हें बोलूं इसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो 1 2 3 4, कुछ नहीं करना, 2 को अंदर ले जाके सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 2, 2 2 4, 3 2 6, 4 2 8, काम खत्म। कुछ नहीं करना, जो भी स्केलर नंबर तुम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो वो अंदर जाके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये 1/2 होता तो 1/1, 1/2, यहां पे 2/2, यहां पे 3/2, यहां पे 4/2, ऐसे हो जाता। अब कुछ प्रॉपर्टीज है उसकी, अगर कोई A + B मैट्रिक्स है और उसको तुमने स्केलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा है, मतलब कोई दो मैट्रिक्स अंदर है, तो या तो तुम पहले उनको ऐड करो फिर स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, या अलग अलग काम भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल तुम्हें मैं दे दूं पहले की, जैसे मैं तुम्हें बोलूं, मैंने बोला 2 और यहां पे मैंने एक मैट्रिक्स दी तुम्हें 1 1 0 1 और मैंने इसको प्लस करा एक और मैट्रिक्स से 2 1 0 2। ठीक है, तो या तो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर दूं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, या मैं 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूं फिर मैं 2 को इससे मल्टीप्लाई करूं और बाद में दोनों को ऐड कर दूं, तो ये सेम ही बात है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर दो कांस्टेंट है तो या तो तुम पहले दोनों कांस्टेंट को ऐड करो फिर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या एक कांस्टेंट को एक से फिर दूसरे कांस्टेंट से भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, सेम ही बात होती है। बिल्कुल नॉर्मल स्केलर नंबर्स वाला यहां पे खेल है, बिल्कुल नॉर्मल स्केलर नंबर्स वाला यहां पे खेल है। नंबर को कैसे भी तुम घुमा सकते हो, सिंपल सीधी चीज। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो तुम्हारा नंबर है वो अंदर सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, डिटरमिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस विद मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल देख लो, जैसे ये एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो मैंने एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करा तो 3 अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 3 9, 3 1 3, 3 × 1.5 4.5, 3 × √5 3√5, तो अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपल चीज है, समझ में आई बात। देन आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको तुम यहां पे देखो, ये बढ़िया बढ़िया भैया फ्लिप फ्लिप वाला केस है, फ्लिप फ्लिप वाला केस, ध्यान से देखना, अक्षय कुमार वाला काम कर रहे हैं यहां पे हम बिल्कुल से। यहां पे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर A क्रॉस B है, यहां पे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर C क्रॉस D है। ये ध्यान से देखना, एक मैट्रिक्स है A क्रॉस D ऑर्डर की, एक मैट्रिक्स है C क्रॉस D ऑर्डर की। अब ये मैट्रिक्स सिर्फ तभी मल्टीप्लाई हो सकती है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के इक्वल होंगे। फर्स्ट थिंग याद कर लो, इस बात को रट्टा मार लो, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के एग्जैक्टली इक्वल होने चाहिए, सिर्फ तभी ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं। मल्टीप्लाई करते कैसे हैं अभी देखेंगे। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी उसका ऑर्डर आएगा बच्चा पार्टी A क्रॉस D।
खत्म काम। ये अगर तुम अभी सीख जाओ तो मल्टीप्लिकेशन में सिखाता हूं, कुछ भी नहीं है भैया, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। और पहली मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ रोज है और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है, उसको मिला के बनती है रिजल्टेंट मैट्रिक्स की हमारी ऑर्डर। सिंपल सीधी चीज, काम खत्म। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ रही है तो मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे होती है मल्टीप्लिकेशन। या तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भैया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3x2। तो सबसे पहली चीज तो इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इक्वल है, हां भैया है, यानी मल्टीप्लाई हो सकती है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 2x2। देख लो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकल के आया, 2x2। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो। इसका उठाओ रो कॉलम, इसका पहला रो उठाओ, इसका कॉलम उठाओ। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट से। 1 इंटू 0, 0 इंटू -2, -2 इंटू 0। सब कुछ करो ऐड कर दो, सब कुछ करो ऐड कर दो, सिंपल चीज है। 1 इंटू 0 0 आएगा, 0 इंटू -2 0 आएगा, और -2 इंटू 0 0 आएगा। ऐड करा, मेरा पहला एलिमेंट बन गया। फिर इसी रो को उठाओ, दूसरे कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करो। 1 को 3 से, 3 आया, 0 को -1 से, यहां पे आएगा -1, और -2 को 4 से, यहां पे आएगा -8, और इन तीनों को ऐड कर दो, काम खत्म। फिर दूसरी रो पे आ जाओ, दूसरी रो को पहले कॉलम से, 0 को 0 से, फिर हमारे 3 को -2 से -6, फिर -1 को 0 से, इनको कर दो ऐड, तुम्हारे पास आ गया हमारा A21। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम से, 0 को करो 3 से, फिर करो 3 को -1 से, -3, फिर -1 को करो 4 से, इन तीनों को कर दो ऐड, तुम्हारे आगे सारे के सारे एलिमेंट्स। यानी पहली मैट्रिक्स की रो उठानी है, दूसरे के कॉलम, रो उठाई, कॉलम उठाई, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा, फिर इसी रो को पकड़ा, दूसरा कॉलम उठाया, काम खत्म। नीचे आ जाओ, दूसरी रो को पकड़ा, पहला कॉलम उठाया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, फिर दूसरी रो को पकड़ा, दूसरा कॉलम उठाया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ऐसे करके हमें मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी होती है। आई होप याद आ गया होगा, चीजें क्लियर हो गई होंगी, हाउ टू डू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। नोट्स के टाइम पे मैं तुम्हें ये सब हटा के दूंगा, तो तुम्हें क्लियरली सारी चीजें मिल जाएंगी, परेशान मत होना। और ऑर्डर होता क्या है वो अब हमें पता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पे मैं कुछ चीजें मार्क कर देता हूं। अगर ए बी मैट्रिक्स है तो जरूरी नहीं है बी ए मैट्रिक्स भी हो। मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है। ए बी मैट्रिक्स जरूरी नहीं है बी ए मैट्रिक्स के इक्वल होगी, हो सकता है ऑर्डर भी अलग हो इन दोनों का। और यह भी जरूरी नहीं है कि अगर ए और बी मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं तो बी और ए भी मल्टीप्लाई हो पाए। क्यों मल्टीप्लाई ना हो पाए ये तुम चेक करना, नंबर ऑफ कॉलम पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल करके देखना, नहीं होगा। अब दूसरी चीज, ये मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, ठीक है। अगर ए और बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो याद रखना, देन बोथ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड। अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो दोनों डिफाइंड होते हैं। अब ये पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया, नेसेसरी नहीं है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो सकता है ऑर्डर भी अलग हो सकता है बी ए एग्जिस्ट भी ना करता हो। अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो इन पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर एग्जाम, ध्यान रखेंगे। यहां पे भी तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज में दिखा दूं इंपॉर्टेंट। ए बी इज इक्वल टू बी ए जरूरी नहीं है। अब तुम पहले क्या करो, ए बी को मल्टीप्लाई करो, फिर सी को मल्टीप्लाई करो, या पीछे बी सी को मल्टीप्लाई कर दो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात है। यहां पे तुम्हारी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो होता है। तुम ए पहले बी सी को ऐड करो, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, या ए बी प्लस ए सी कर दो, दोनों सेम ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल तुम्हारा फॉलो होता है, बिल्कुल हमें परेशान नहीं होना। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था कि भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो मैट्रिसेस का 1 होता है। अगर तुम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो या किसी 1 को उस नंबर से मल्टीप्लाई करो तो क्या तुम्हारे पास हमेशा सेम नंबर आता है? भैया आता है, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। तुम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो या उस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ दूसरे ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास हमेशा सेम मैट्रिक्स आएगी। ये मैट्रिसेस का 1 है। मैट्रिक्स को उठाओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास हमेशा ए ही मैट्रिक्स निकल के आएगी। क्योंकि जैसे नंबर को 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आएगा भैया, सिंपल चीज है। और वैसे ही तुम्हारे पास एक और चीज होती है, अगर तुमने किसी ए मैट्रिक्स को 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर मैं 2 को 0 से मल्टीप्लाई करूं 0 आएगा, तो यहां भी तुम्हारे पास 0 मैट्रिक्स ही निकल के आएगी। ध्यान रखना इस बात का। तो ये मैट्रिक्स का 1 और 0 था, मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे ही चीज यूज होती है यहां पे, ठीक है। ये नीचे की चीज अभी छोड़ देना, इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूं। देन हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। वेरी इजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं करना, एक मैट्रिक्स उठाओ, उसके रोज और कॉलम को फ्लिप कर दो। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स यहां पे दूं, अगर मैं तुम्हें एक मैट्रिक्स यहां पे दूं, इसका पहला रो 1 2 है, इसको कॉलम बना दो, 1 2 बन गया। 3 4 है, कॉलम बना दो, 3 4 बन गया। 5 6 रो है, कॉलम बना दो, 5 6 बन गया। ट्रांसपोज हो गया, काम खत्म। ट्रांसपोज हो गया, काम खत्म। रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, रो को कॉलम बनाओ, ट्रांसपोज तैयार है। सिंपल चीज, दैट्स इट, इतना ही होता है ट्रांसपोज।
इसको ए टी से भी दिखाते हैं और ए डैश से भी दिखाते हैं, सिंपल सीधी चीज है। ऑर्डर भी फ्लिप होता है हमारा यहां पे। अब कुछ प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए ही होता है। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसका फिर से ट्रांसपोज किया, तो ए ही मैट्रिक्स आएगी। अगर किसी स्केलर नंबर को तुमने एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज लिया है, तो तुम पहले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो, फिर स्केलर नंबर ले आओ, सेम ही बात होगी। मतलब मान लो तुमने एक मैट्रिक्स से 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अब उसका ट्रांसपोज ले लिया। या फिर तुम काम करो, पहले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सेम ही बात रहेगी, चीजें चेंज नहीं होंगी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर डबल बक्सा लगाओ, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी है भैया? अगर ए इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो इसका आंसर होता है बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। मतलब पहली मैट्रिक्स इंटू दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, मतलब दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी बहुत सारे क्वेश्चंस में तुम्हारे काम आती है, और ये 3 मैट्रिक्स के साथ भी चल जाती है। जैसे एबीसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो उल्टा कर दो, सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, उल्टा हो जाता है ऑर्डर। सिंपल सीधी चीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चंस भी हम करेंगे। देन हमारे पास आता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कोई भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहा जाता है जब वो अपने ट्रांसपोज के एग्जैक्टली इक्वल निकल के आती है। जैसे अगर मैं यहां पे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, तो ट्रांसपोज क्या निकल के आएगा भैया? ट्रांसपोज हमारे पास निकल के आएगा, रो का कॉलम बनाओ 1 2 3, रो का कॉलम बनाओ 2 2 4, रो का कॉलम बनाओ 3 4 3 3 4 3। देखो सेम मैट्रिक्स आ रही है भैया, सेम मैट्रिक्स आ रही है, यानी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। इंपॉर्टेंट बात, सिमेट्रिक मैट्रिसेस के अंदर ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई होता है। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं A12 की वैल्यू क्या है भैया 2। अगर मैं बोलूं A21 की वैल्यू क्या है भैया 2। देखो ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। A11 इज इक्वल टू 1 है। अब 1 1 का उल्टा करो तो 1 1 ही बनता है, A11 इज इक्वल टू 1 ही आ रहा है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स है तो उल्टा करोगे, सेम ही एलिमेंट निकल के आएगा। एक और ले लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं A31 क्या है भैया? A31 हमारे पास 3 है। अगर मैं तुम्हें बोलूं A13 क्या है? A13 भी हमारे पास 3 है, यानी ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंपल चीज। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फंडा क्या है कि ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल होता है। मतलब बी मैट्रिक्स है अगर ये, तो उसका ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ बी के इक्वल होता है। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं, तो मैट्रिक्स बनेगी 0 1 -2, यहां पे -1 0 3, और यहां पे बनेगी 2 -3 0। ये मेरे पास हो गया बच्चा पार्टी बी का ट्रांसपोज। अब अगर मैं बी के ट्रांसपोज को देखूं और मैं यहां से नेगेटिव ऑफ बी निकालूं, अगर मैं यहां से नेगेटिव ऑफ बी निकालूं, तो नेगेटिव ऑफ बी क्या आएगा? सबका साइन बदल जाएगा। 0 का तो नहीं बदलेगा, -1 2, यहां पे आएगा 1 0 -3, यहां पे आएगा -2 3 0। अब देखो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स इक्वल है, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी, हमेशा इक्वल आएगी, हमेशा इक्वल आएगी, हमेशा इक्वल आएगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, यहां पे हमारे पास होता है ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई। मतलब अगर मैं यहां से B12 निकालूं, तो B12 मेरे पास 1 है। अगर मैं यहां से B21 निकालूं, B21 मेरे पास -1 है। देखो नेगेटिव साइन के साथ, नंबर सेम होगा, साइन उल्टा होगा। जैसे मैं तुम्हें बोलूं B31 मेरे पास भैया यहां पे 2 है, और अगर मैं बोलूं B13 मेरे पास यहां पे माइनस का 2 है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं तुम्हें बोलूं B11 भैया, B11 मेरे पास 0 है भैया, लेकिन ये तो सेम एलिमेंट होगा, साइन कैसे बदलोगे? अरे भाई 0 ही आएगा। देखना, एक चीज नोटिस करना, क्योंकि बच्चा पार्टी डायगोनल एलिमेंट में अगर आप आई और जे को स्विच करते हो, तो आपका एलिमेंट चेंज ही नहीं होता, सेम ही एलिमेंट रहता है ना। A11 का स्विच करा, A11 ही रहा, B1 का स्विच करा, B11 ही रहा। तो भैया हम साइन पलटेंगे कैसे? अगर सेम नंबर ही होगा, साइन पलटेंगे कैसे? तो तुम हमेशा नोटिस करोगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि भैया हमें ये चीज को फॉलो करना है कि हमारा Bij माइनस ऑफ Bji के इक्वल हो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट हमेशा 0 होंगे। अब देख लो 0 का तो कोई साइन ही नहीं होता, तो -0 भी -0 भी 0 ही होता है, तो मतलब वैल्यू सेम ही आ रही है। मतलब मैं कह सकता हूं यहां पे 0 इज इक्वल टू -0। बात सही नहीं है लिखना, बट माइनस साइन के साथ भी आ रहा है, बिकॉज बच्चा पार्टी 0 का कोई साइन ही नहीं होता, 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। तो इसलिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होते हैं। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अब यहां पे एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, यहां से देखते हैं, थ्योरम पढ़ लेना, यहां से देखते हैं। देखो, अगर तुम्हें पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में शो करो। मतलब एक मैट्रिक्स दी, अब उसको एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम के फॉर्म में शो करो। कैसे शो करेंगे? सिंपल सीधी चीज, हमेशा याद रखना, अगर कोई मैट्रिक्स तुम्हें ए गिवन है, तो A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, A माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। A प्लस ए ट्रांसपोज हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी,
ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यही लिखा होगा पीछे। देखो, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और अगर हम बोले ए माइनस ए ट्रांसपोज तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। लेकिन बच्चा पार्टी अगर मैं इनका सम करूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस भैया ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो भैया ए ट्रांसपोज कटेगा, मेरे पास भैया 2a आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या बोला था, मुझे एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद अपनी मैट्रिक्स चाहिए, तो 2a आ रहा है, तो इसीलिए हम यहां पे हाफ लगा देते हैं और यहां पे हाफ लगा देते हैं और एक फॉर्मूला जनरेट कर देते हैं जो तुम्हारे सामने यहां पे लिखा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसको तुम हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज दिखा सकते हो। ये मैट्रिक्स हमेशा सिमेट्रिक होगी, ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगी। टेस्ट करते हैं, ये एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं यहां पे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालूं तो वो आ रहा है 2 1 1 6। देख लो, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लोगे सेम आएगा और ए आई जे ए जे आई के इक्वल आएगा। इसको हाफ से मल्टीप्लाई करके रखना क्योंकि हमें ए निकालना है, तो मैंने हाफ से मल्टीप्लाई करके रखा जस्ट बिकॉज हमें 2a नहीं चाहिए, a चाहिए। अब देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज देखो क्या आ रहा है, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो तुम्हारे डायगोनल एलिमेंट 0 है, a12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a21 है, और तुम ट्रांसपोज निकालोगे तो नेगेटिव ऑफ a के इक्वल आएगा। अब देखो ये तुम्हारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसको भी हाफ से मल्टीप्लाई करके रखो। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो, यानी इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो तुम्हारे पास ये निकल के आएगा, और वापस जब हाफ अंदर लेके जाओगे, देखो 2/2 1 माइनस 2/2 1 4/2 1 6/2 3, तुम्हारे पास तुम्हारी ए ही मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। यानी किसी भी मैट्रिक्स को तुम उसके एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में शो कर सकते हो। और ये फॉर्मूला याद रखना, हाफ इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए ट्रांसपोज। बहुत बढ़िया, आग लगा दी तुम लोगों ने भैया, आग लगा दी। फिर हमारे पास एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें डिटर्मिनेंट्स के अंदर पढ़ाऊंगा, यहां पे इसको पढ़ाने का कोई सेंस नहीं बनता। डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये कॉन्सेप्ट डेप्थ में है, और इस टॉपिक के क्वेश्चंस तुम्हारे डिटर्मिनेंट्स के अंदर ही आते हैं। फिर भी अगर तुम्हें जानना है तो बस एक सेंटेंस में बता देता हूं, बाकी डिटर्मिनेंट्स की रैपिड रिवीजन में इसको अच्छे से करेंगे। भैया अगर ए और बी मैट्रिक्स है और ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, और बी ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा हो, जैसे ये एक मैट्रिक्स है ए, ये एक बी है, मल्टीप्लाई करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। यानी भैया अगर आप कह रहे हो कि ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके बी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए और वो इक्वल आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो जो बी मैट्रिक्स होती है वो ए मैट्रिक्स का इनवर्स होती है, या फिर जो ए मैट्रिक्स होती है वो बी मैट्रिक्स का इनवर्स होती है। दैट्स ऑल, इतनी सी बात है, इतना ही डेटा इस चैप्टर में है। हम इसको डिटर्मिनेंट्स में विद क्वेश्चंस डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। फाइनली एक पॉइंट यहां पे ये भी आता है कि भैया अगर आप कह रहे हो ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और भैया बी मैट्रिक्स जो है वो ए का इनवर्स है, तो भैया आप ऐसे लिख दो ना, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये एक फॉर्मूला होता है, ये भी डिटर्मिनेंट्स में है। और इनवर्स मैट्रिक्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी डिटर्मिनेंट्स के अंदर है। क्यों एक मैट्रिक्स इन्वर्टेबल होती है, क्या वो इन्वर्टेबल है भी कि नहीं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे अपना डिटर्मिनेंट्स के अंदर, तो उसकी टेंशन मत लेना। इसके साथ तुम्हारी मैट्रिसेस चैप्टर की पूरी रिवीजन खत्म होती है। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया हो, बट आई गारंटी यू इस वीडियो के अंदर एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं छूटा जो तुम्हारे पेपर में काम आ सकता है। हर कॉन्सेप्ट हमने डेप्थ में कर लिया। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर तुम चाहते हो तो अपने भाई को कमेंट्स में बता दो कि भैया चमक गया, बस चमका लिख देना, मैं समझ जाऊंगा क्वेश्चंस तुम्हें चाहिए, और मैं तुम्हारे लिए जो बनेगा, जो चीजें चाहिए होंगी, जितनी भी चीजें चाहिए होंगी इस पूरे साल तुम्हारी क्लास 12th की रिवीजन में मैं हमेशा तुम्हें लाके देता रहूंगा। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, हर एक मोड़ पे, हर एक पड़ाव पे, हर एक स्टेप पे तुम्हारी क्लास 12th की प्रिपरेशन में। और मैं गारंटी देता हूं तुम्हें, इस साल क्लास 12th बोर्ड्स तक कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो तुम्हें प्रॉब्लम देगी जब तक मैं खड़ा हूं। बस मुझे बताते जाना क्या चाहिए, जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है कभी भी तुम्हें क्लास 12th की मैथ्स में दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलते हैं बच्चा पार्टी अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, टाटा।